नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। सांख्यिकी के पिछली क्लास में हमने आंकड़ों को वर्गीकृत किया था, जिनको चार प्रकार पर बांटा था अपने: भौगोलिक आधार पर, समयानुसार, गुणात्मक आधार पर और संख्यात्मक आधार पर। जब ये क्लास अपनी पूरी हुई थी तब अपने सामने दो बात निकल कर आई थी कि सांख्यिकी के अंतर्गत जो सारणी अपन बनाते हैं उसमें एक सारणी अपने को केवल जैसे वर्ष की होती है तो उसमें केवल एक वर्ष लिखा होता है, जो कि एक वर्ग नहीं होता है। यानी कि इसको अपन इंग्लिश में कहना चाहिए तो वो अनग्रुप्ड होता है, यानी कि समूह में नहीं है। और एक सारणी अपन को एक ग्रुप में प्राप्त हुई थी, यानी कि वो एक समूह के रूप में रहती है, जैसे 10 और 20 ये एक समूह के रूप में हो गया है। तो अब आगे का वीडियो जो है अपना सांख्यिकी की जो सारणी अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड के आधार पर अपन बनाते हैं उस पर होगी। तो देखिए, इसको शुरू करने के लिए अपन पढ़ते हैं बारंबारता बंटन। यहां से अपन शुरुआत करके चलते हैं। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 छात्रों के गणित विषय के प्रथम टेस्ट में 100 अंकों में से प्राप्त अंक निम्न प्रकार है। ये 100 अंकों में से 30 विद्यार्थियों के यहां पर प्राप्तांक दिखाए गए हैं। अब इन प्राप्त आंकड़ों को अगर अपन देखते हैं तो इनका ठीक ठाक अनुमान लगाना अपने लिए कठिन हो जाता है, परंतु यदि हम इसमें एक ऐसी सारणी बना ले जिससे यह ज्ञात हो जाए कि 10 अंक कितने छात्रों के आए, 80 अंक, 50 अंक, 70 अंक आदि कितने छात्रों के आए, तो कक्षा के स्तर को समझना अधिक आसान हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम ऐसी ही सारणी यहां नीचे बना लेते हैं। जैसे हमने ये सारणी बना ली, ऊपर जितने भी अंक आए, जैसे 10 अंक एक विद्यार्थी के आए, 20 अंक एक विद्यार्थी के आए, 36 अंक 3 विद्यार्थियों के आए, 40 अंक 4 विद्यार्थियों के आए, 50 अंक 3 विद्यार्थियों के आए, और इसी तरीके से नीचे तक जो अंक प्राप्त हुए थे वो अंक तो अपन इधर इस कॉलम में लिख लेते हैं, और ये अंक कितने कितने विद्यार्थियों के प्राप्त हुए वो उस जितने भी यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं उनमें देखकर अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि इतने इतने विद्यार्थियों ने इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर जैसे 10 से लेकर 95 अंक तक की। तो पहली जो पंक्ति है आपकी, यहाँ पर केवल 10 लिखा हुआ है, तो ये एक अकेली संख्या है। यहाँ ये 10 जो है अपने को अंक के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि ये 10 अंक है जो कि यहाँ पर अकेली संख्या के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि यह समूह में नहीं है, यह समूह में नहीं है, इसलिए यह अनग्रुप्ड, इसलिए अपन इसको क्या कह देंगे, अनग्रुप्ड कहेंगे। तो जब 10 अंक एक विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं तो फिर अपन ने देखो मिलान चिन्हों का प्रयोग किया था बारंबारता के अंदर। बारंबारता फिर अपन इसकी लिखते हैं, तो बारंबारता लिखने के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर जितने अंक कितने विद्यार्थियों के आए तो उन विद्यार्थियों की संख्या अपन लाइन के रूप में यहाँ पर दर्शाते हैं। 20 अंक एक विद्यार्थी के आए हैं तो एक लाइन, 36 अंक 3 विद्यार्थियों के आए हैं तो 3 लाइन, 40 अंक 4 विद्यार्थियों के आए हैं तो उसके लिए 4 लाइन। अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 या 5 से अधिक हो। 5 आ जाती है तो अपन क्या करते हैं, 4 लाइन खींचकर उसको एक तिरछी रेखा के द्वारा इन 4 को काट देते हैं, जिसका मतलब अपन समझते हैं कि ये 5 संख्या हो गई है। तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर अपना मेन जो उद्देश्य है वो वर्गीकृत और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन को समझने का है, तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये 10 अंक जैसे एक विद्यार्थी के है तो अपन ने एक लाइन यहाँ पर खींच दी, इसकी बारंबारता यहाँ पर 1 हो गई है। बारंबारता का मतलब होता है कि जो संख्या है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, उसकी कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है। जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है उतनी बार अपन उसको लिख लेते हैं। जैसे यहां पर 60 अंक है जो 4 बार आ रहे हैं, 4 बार आने का मतलब हो गया ये 60 अंक 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिसको अपन आवर्ती कहेंगे आगे, तो वो यहां पर 4 है। 60 अंक की फ्रीक्वेंसी 4 हो जाती है, तो इसकी बारंबारता अपन यहां पर 4 लाइन खींचकर दर्शा देते हैं। अब चूंकि यहां पर जो अंक है वो एक समूह के रूप में यहां पर अपन ने नहीं दर्शाए हैं, इसलिए इस सारणी को हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है। इसको देखो, जब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की बात आती है तो उसमें अवर्गीकृत चिन्ह छिपा हुआ रहता है। जिस प्रकार से अपन 2+1 एक समीकरण लिखते हैं, इसमें जैसे 2 से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो हम प्लस मानकर चलते हैं, ये हिडन रहता है। वैसे ही
आपको एग्जाम में बारंबारता बंटन सारणी अगर दी हुई है तो आप निश्चित तौर पर मानकर चले कि वह अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी होगी। और जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का नाम आएगा तो उसमें वर्गीकृत शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इसको बनाने में हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो कि अपन ने यहां पर आपको दिखाया है। जैसे 92 की कितने विद्यार्थियों के, 3 विद्यार्थियों के हैं, तो इसके लिए अपन 3 लाइन यहां पर खींच देते हैं। ये जो लाइनें हैं इनको ही अपन यहां पर मिलान चिन्ह कहते हैं, मिलान चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इनको टेलीमार्क्स बोलते हैं। तो देखिए, जितनी बार किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है वह इस अंक की बारंबारता कहलाती है। जैसे अगर 92 की आपसे आवर्ती पूछी जाए या बारंबारता पूछी जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? 3, क्योंकि 92वां अंक जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर इसकी बारंबारता 3 हो जाती है। बारंबारता देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी शब्द से जुड़ी हुई है। जितनी बार पुनरावृत्ति होती है वो उसकी बारंबारता कहलाती है। इसलिए इसको हम यहां पर एफ से डिनोट करके चलते हैं। जो आपकी बारंबारता है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करके चलते हैं, एफ। अब आगे बात करते हैं। ये तो एक 30 विद्यार्थियों की अपन ने बात कर ली। अगर हम बात करें यहां पर, जैसे कोई वन महोत्सव है और 100 स्कूलों ने 100 पौधे लगाए हैं और वो 100 पौधे प्रत्येक स्कूल के द्वारा लगाए गए, यानी कि 100 स्कूलों के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के द्वारा 100 पौधे लगाए गए, तो कुल मिला के यहाँ पर ये 10,000 पौधे उनके द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन 1 महीने के बाद की स्थिति अपन देखते हैं तो उसमें बचे हुए पौधों की संख्या यहाँ नीचे आपको इस तरीके से दिखाई गई है। अब बताइए, आप देखकर बता सकते हैं कि किस स्कूल में कितने पौधे बचे हैं? असंभव काम है ये तो केवल 100 ही आंकड़े हैं। यहाँ पर आंकड़ों की संख्या हजारों में, लाखों में भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, देखते ही ऐसी घटनाओं को पता लगाने के लिए कि किस स्कूल में कितने पौधे बचे हैं, तो उसको हम देखो एक वर्ग के रूप में निरूपित कर देते हैं। जैसे मैंने यहां पर पहले से डिनोट कर रखा है कि किसी स्कूल में केवल 23 पौधे बचे हैं 100 में से, और एक स्कूल है जिसमें 98 पौधे बचे हैं। तो ये 23 से लेकर 98 तक की रेंज हो गई है। न्यूनतम अंक 23 और अधिकतम अंक कितना है? 98। यानी कि एक स्कूल में केवल 1 महीने के बाद में 23 पौधे बचे हैं, दूसरे स्कूल में केवल 98 पौधे बचे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में देखो आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए कि पाठक इसको सरलता से अर्थ निकाल सके, हम इन आंकड़ों को इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि 20 से 29 पौधे कितने स्कूलों में बचे, 30 से 39 पौधे कितने स्कूलों में बचे, 40 से 49 और इसी तरीके से 90 से 99 पौधे कितनी स्कूलों में बचे हैं। अब देखिए, 20 से शुरू करने के पीछे भी लॉजिक ये है कि अपने पास 23 पौधे कम से कम बचे हैं, इसलिए 20 के बाद में 23 आ गया है। और इसको 99 तक लेने के पीछे कारण भी है क्योंकि एक स्कूल में 98 पौधे बचे हैं। तो इस तरीके से हम ये एक अंतराल लेकर चलते हैं। इन अंतराल के आधार पर फिर हम देखकर बता सकते हैं कि कितनी स्कूलों में कितने पौधे बचे हैं। इन समूहों को वर्ग या वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे हमने समूह बना लिया, 20 से 29 स्कूलों में कितने पौधे बचे, तो ये एक समूह हो गया है। देखिएगा, ये एक ग्रुप हो गया है, ये एक क्या हो गया है? ग्रुप हो गया है। इस ग्रुप के कारण ही हम यहां आगे बनने वाली सारणी को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहेंगे। तो देखिए, जो पिछले क्लास में हमने मुद्दा छोड़ा था कि वर्ग नहीं है वर्ग है, वो क्या होता है, कब काम आता है, कब काम नहीं आता है, तो ये दोनों चीज यहां तक के अपनी क्लास में क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, इन समूह को अपन वर्ग या वर्ग अंतराल कह देते हैं। इनकी माप जो होती है, जैसे 20 से 29 तक की माप है, 20 से 29 तक की माप है, तो इस माप को अपन वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहते हैं। आप वर्ग चौड़ाई शब्द जैसे ज्यादा काम में लिया है तो वर्ग चौड़ाई याद रख लीजिए, वर्ग माप ज्यादा काम में लिया तो उसको याद रख लीजिए, या फिर इसको इंग्लिश में अपन क्लास साइज कहते हैं, क्लास विड्थ कहते हैं, इसके आधार पर भी इसको याद कर सकते हैं। तो यहां से ये 20 से शुरू करके 29 तक की अपन देखते हैं, तो यहां पर क्लास विड्थ या क्लास साइज यहां इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की 10 है। बात करते हैं आगे। प्रत्येक वर्ग की निम्नतम संख्या को निम्न वर्ग सीमा लोअर क्लास लिमिट और अधिकतम संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा अपर क्लास लिमिट कहते हैं। तो जैसे 20 से 29 लिखा है
तो इसकी निम्न सीमा 20 है और अपर सीमा कितनी है? अपर सीमा इसकी 29 हो जाती है, यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा इसकी 29 है। तो इसको तो अपन वैसे ही देख कर कर सकते हैं, जहां से शुरू हो रहा है वो निम्न है, जहां खत्म हो रहा है वो उच्च है, यानी कि अपर है। तो देखो यहां इस कॉलम में हमने बचे हुए पौधों की संख्या को लिखा है एक समूह के रूप में, एक वर्ग के रूप में वर्गीकृत करके 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। तो ये 20 से 29 तक की संख्या में कितनी स्कूलों में कितने पौधे बचे हैं? तो 20 से 29 तक 3 विद्यालयों में पौधे बचे हैं। ये विद्यालयों की संख्या हमने यहां पर रख ली है। देखिएगा 20 से 29 तक तो क्या है, बचे हुए पौधों की संख्या है जो 3 विद्यालयों में बचे हैं, इसलिए अपन यहां पर मिलान चिन्ह 3 लिख देते हैं। 30 से 39 पौधे जिन विद्यालयों में बचे हैं उनकी संख्या यहां पर 14 है। तो यहां पर अपन देखो ये 4 लाइन खींचने के बाद में एक खींचते हैं 5, फिर 4 लाइन के बाद में एक तिरछी रेखा खींचते हैं 10 और फिर ये 4 लाइन खींच देते हैं, तो ये इस तरीके से 14 हो जाती है। तो ये मिलान चिन्ह होते हैं, ये इसकी बारंबारता कहलाती है। इसी तरीके से ये 90 से 99 पौधे कितनी स्कूलों में बचे हैं? 12 स्कूलों में बचे हैं, तो इसका भी अपन मिलान चिन्ह लिख लेते हैं। ये 4 के बाद में एक आडी लाइन खींच देते हैं और ये 4 के बाद में एक तिरछी लाइन और फिर ये 2। तो इनको देखने से देखो 5, 10, 12 डायरेक्ट बता देते हैं, अपने को गिनने की भी आवश्यकता नहीं है कि कितनी स्कूलें थी, सीधी बता देते हैं कि 12 है। तो ये एक समूह में है इसलिए ये वर्गीकृत है और ये मिलान चिन्ह अपन लिख लेते हैं और ये विद्यालयों की संख्या हो गई है। आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत करने से आंकड़े सरल और छोटे रूप में हो जाते हैं और एक ही दृष्टि में हम उनके मुख्य लक्षणों को देखकर बता सकते हैं। अब एक तो जो यहाँ पर 100 स्कूलों में कितने कितने पौधे बचे हैं उनकी संख्या को लिखा है, तो एक तो ये पूरा इतना समूह है, तो इनमें से देख के बताओ आपकी कितनी स्कूलों में कितने पौधे बचे हैं। और एक अब ये देखो एक छोटी सी टेबल बन गई है कि 3 स्कूलों में हम बता सकते हैं ये इस रेंज में पौधे बचे हैं और 14 विद्यालयों में इस रेंज में पौधे बचे हैं। तो ये उसकी तुलना में कुछ ज्यादा आसान काम हो गया है। तो गणित जो है जीवन में वास्तव में क्या होती है, हमें सरल बनाती है। बात करते हैं आगे की, इस प्रकार की सारणी को अपन वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए ग्रुप नाम आ गया है, अगर आपको वर्गीकृत से समझ में नहीं आता है, हिंदी शुद्ध शब्द होता है उसमें नहीं समझ में आता है, तो इंग्लिश शब्द याद रखिए ग्रुप्ड, यानी कि ये 2 संख्या यहाँ पर लिखी हुई रहती है, तो 2 हो गया तो मतलब ये एक समूह हो गया है। बाकी में 2 संख्या नहीं आती है तो वो अनग्रुप्ड आता है। यहां हम देखते हैं कि ऊपर के सारणी में वर्ग अनतिव्यापी है, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब यहां पर ये कहना चाह रहा है जैसे बचे हुए पौधों की संख्या 20 से 29 है। अब नीचे इस दूसरे कॉलम में दूसरी पंक्ति में 30 से 39 तक की संख्या लिखी है, यहां 29 खत्म हो रहा है और फिर 30 शुरू हो रहा है। तो देखो 29 ऊपर रह गया, 30 नीचे हो रहा है। तो ये अगर 29 यहां नीचे लिख देते हैं अपन, जैसे 20 से 29, आगे अपन देखेंगे 29 से फिर 39, इस तरीके की सारणी भी अपन बनाएंगे तो उसमें क्या अंतर होता है वो आगे आपकी क्लास में अपन देखेंगे। तो ये तो क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें 20 से 29 फिर 30 से 39, तो इसमें 29 अलग है और इसमें 29 नहीं है, तो ये नॉन ओवरलैपिंग कहलाता है, अनतिव्यापी कहलाता है। ध्यान दीजिए, हम छोटे माप लेकर अधिक संख्या में वर्ग ले सकते थे या बड़े माप लेकर कम संख्या में वर्ग ले सकते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या है 10 का गैप लिया है, ये जो यहां पर डिफरेंस है वो 10 का है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 से 25 लिख दो आप, फिर 26 से 30 लिख दो। तो ये क्या है यहां पर इसका क्लास इंटरवल केवल 5 का है। आप इसको ज्यादा भी ले सकते हैं 20 से 35 या 20 से 40, इसके लिए आप स्वतंत्र है, इसके ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको यही लेकर चलना है। देखिए इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, नियम केवल यही है कि वर्ग अतिव्यापी नहीं होने चाहिए, ओवरलैप्ड नहीं होने चाहिए। बारंबारता बंटन का अध्ययन करते समय हमें कुछ आवश्यक परिभाषाओं का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इनमें से कुछ परिभाषाएं नीचे दी जा रही है, तो देखिए इसके अंदर किस प्रकार की परिभाषाएं जो होती है उनको अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है विचर, तो विचर जो होता है वो अपन वेरिएट को बोलते हैं।
बीजगणित में जो विचर की बात आती है, विचर का मतलब चर की बात आ जाती है, तो वो अपन एक्स वाई जेड लेके चलते हैं। तो वो जो एक्स वाई जेड है वो यहाँ पर सांख्यिकी में विचर के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो प्रकार है इसके, एक खंडित विचर, एक सतत विचर। खंडित विचर देखिए इनकी माप निश्चित होती है, जैसे एक स्कूल की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 30, 35, 40। तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या जो स्कूल में होगी वो निश्चित होगी, कम ज्यादा नहीं होती है। नामांकन जितना होगा उतने ही विद्यार्थी होते हैं, इसलिए इसकी माप क्या होती है, निश्चित होती है, और इसे हम खंडित विचर कहते हैं। इंग्लिश में इसको वेरिएट कहेंगे। और दूसरा जो सतत विचर है, इसमें देखिए इनकी माप निश्चित नहीं होती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो खंडित विचर है उसकी तो माप निश्चित होती है, लेकिन जो सतत विचर है उसकी माप निश्चित नहीं होती है। इनको एक समूह है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 आदि में व्यक्त किया जाता है। तो ये समूह जो है इसको बनाने का कोई निश्चित नियम नहीं है। अभी हमने देखा इसको हम 10 से 15 भी लिख सकते हैं, 10 से 25 भी लेकर चल सकते हैं, 10 से 30 भी लेकर चल सकते हैं। तो जो समूह हम बनाते हैं, वर्गीकृत इसको जो करते हैं वो हम अपने हिसाब से करते हैं, अपने लिए क्या सुविधाजनक है। इसलिए सतत विचर में यह कहा गया है कि इसकी माप निश्चित नहीं होती है। दूसरी बात है परास की रेंज क्या होती है। तो जो विचर होता है आपका, उसके अधिकतम तथा न्यूनतम मान के अंतर को हम परास कहते हैं। जैसे यहां बचे हुए पौधों की संख्या न्यूनतम 23 थी और अधिकतम 98 थी। तो इस 98 में से अगर अपन 23 घटा देते हैं तो ये जो भी अंतर बचेगा वो उसकी रेंज कहलाती है। बात आती है वर्ग बारंबारता की, क्लास फ्रीक्वेंसी। प्रत्येक वर्ग में आंकड़ों की पुनरावृत्ति जितनी बार हो वह उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। यह परिभाषा अभी अपन ने सारणी बनाते समय देख ली है कि जितनी बार रिपीट होता है कोई भी अंक वो उसकी बारंबारता कहलाती है। जैसे आप किसी झूले में बैठकर झूलते हैं तो झूला क्या है, एक बार आगे जाता है फिर वो पीछे जाता है। तो ये कितनी बार आगे पीछे जाता है, जैसे सपोज कीजिए 5 बार आगे पीछे जाता है, एक बार आगे गया एक बार पीछे गया, तो इसको एक चक्कर कहते हैं अपन। फिर यहां से शुरू करके दोबारा अपन इसको आगे लाके दोबारा ये पीछे चला जाता है, तो ये दोबारा एक चक्कर गिना जाता है। तो इस तरीके से इसके 5 चक्कर होते हैं, तो इसकी पुनरावृत्ति या आवर्ती जो बारंबारता है वो 5 हो जाती है। बात करते हैं क्लास इंटरवल की, वर्ग अंतराल की। तो उपर्युक्त बारंबारता बंटन जिसमें हमने अभी वर्ग अंतराल लिया था, देखिएगा देखिए वर्ग अंतराल जो होता है परास बटा वर्गों की संख्या होती है। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, उसमें अपन वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लेकर चलते हैं। तो देखिए इसकी जो शुरुआती सीमा है वो 0 है और ये खत्म कहां पर हो रहा है, 50। तो इसकी परास कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 0 बराबर 50। तो परास तो होगी 0, ये यहां पर लिखा जाएगा 50 माइनस 0। और देखो इन वर्ग अंतरालों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका डिवाइड कर देते हैं अपन 5, तो ये 50 बटा 5 हो जाता है, तो ये हो गया 10। तो यहां वर्ग अंतराल जो होता है वो 10 होता है। इसका सूत्र ये है आपके पास, परास बटा वर्गों की संख्या, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल बराबर परास बटा वर्गों की संख्या। तो वर्ग जो अंतराल अपन लिया है उसमें सबसे निम्नतम ले लेते हैं, सबसे अंतिम लेते हैं, इनका अंतर करते हैं और उसमें डिवाइड करते हैं जितने अपन वर्ग अंतराल लेकर चलते हैं। तो परास क्या होती है आपकी, अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा का अंतर। बात करते हैं वर्ग सीमा की, क्लास लिमिट्स। किसी वर्ग के निम्नतम तथा उच्चतम मान क्रमशः उस वर्ग की निम्न तथा उच्च सीमाएं कहलाती है। जैसे यहां 0 से 10 लेकर चल रहे हैं तो ये निम्न सीमा कहलाती है, ये ऊपरी वर्ग सीमा कहलाती है। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। अब ये एक वर्ग चिन्ह अंतिम और परिभाषा के रूप में है। देखिए इसको इंग्लिश में अपन क्लास मार्क कहते हैं। वर्ग
चिन्ह, क्लास मार्क। तो ये क्या है, किसी वर्ग की ऊपरी और निम्न सीमाओं का औसत जो है वर्ग का मध्य मान या वर्ग चिन्ह कहलाता है। इसे हम अक्ष से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, जैसे यहां अपन वर्ग अंतराल लेके चल रहे हैं 10, तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का औसत, तो 0 प्लस 10 का औसत, दो संख्या है, 2 का भाग लगा देंगे तो यहां पर प्राप्त होता है अपने को 5। तो हमारे पास जो वर्ग चिन्ह का मान है वो कितना हो गया है, 5। क्लास मार्क का मान कितना है, 5 है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी वर्ग अंतराल आपसे दे दे और क्लास मार्क आपसे पूछ सकता है। तो आज की क्लास में हमने बारंबारता की जो मुख्य परिभाषाएं थी उनको सीखने के साथ ही हमने ये देखा है कि जब आंकड़े कम संख्या में होते हैं तब हम अनग्रुप यानी कि अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बना लेते हैं, और जब आंकड़े बहुत अधिक संख्या में होते हैं तब हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। अगली क्लास में हम दंड आलेख, आयत आलेख और जो आपका लाइन आलेख है, रेखा आलेख है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।